हमने जम्मू कश्मीर से अक्सर ऐसी तस्वीरें देखी हैं, वीडियो वायरल हो चुका है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर 10 साल बाद लोकतंत्र का त्योहार मना रहा है। वो जम्मू कश्मीर जिसने 90 के दशक से आतंकवाद का सामना किया, जहां हजारों कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई और लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से भगाया गया, राजनैतिक पार्टियों की लूट का गढ़ बना और जहां हमारे हजारों जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 370 हटने के 10 साल बाद ये वही जम्मू कश्मीर है जो एक बार फिर चुनावों की राह पर है। पहले ये धरती युद्धों और संघर्षों का केंद्र रही, लेकिन अब यहाँ की हवा में लोकतंत्र की महक फिर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक हो रहे हैं और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। आखिरी बार यहाँ विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे, जब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अनुच्छेद 370 हट चुका है और लद्दाख भी इससे अलग होकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस नए स्वरूप में पहली बार यहाँ चुनाव हो रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आयोजित किए जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 के हटने और नए परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की संख्या 114 हो गई है, जिनमें 90 सीटें जम्मू कश्मीर में हैं और 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं। पहली बार परिसीमन के बाद जम्मू क्षेत्र में 6 नई सीटें और कश्मीर में 1 नई सीट जोड़ी गई है। इस बार का चुनाव सिर्फ वोट डालने का मौका नहीं है, बल्कि कश्मीर की राजनीति की नई तस्वीर लिखने का भी अवसर है। सवाल ये है कि क्या ये बदलाव वाकई जम्मू कश्मीर के भविष्य को नई दिशा देने में कामयाब होंगे? क्या ये नई सीटें और आरक्षण के बदलाव जम्मू कश्मीर की सियासत का नक्शा बदलने में सक्षम होंगे? अब देखना होगा कि ये चुनाव लोकतंत्र के इस पर्व को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं और जम्मू कश्मीर की राजनीति को किस नई दिशा में ले जाते हैं। चलिए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर के इस चुनाव का महत्व सिर्फ राजनीतिक नहीं है। ये अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राज्य की नई राजनीतिक दिशा की तरफ एक अहम कदम है। 2014 में जब आखिरी विधानसभा चुनाव हुए थे, तब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, लेकिन अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार की पकड़ यहाँ पर मजबूत हुई है और कई नई योजनाएं और विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं। क्या इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव आया है? आंकड़ों के अनुसार केंद्र ने 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर को 17,000 करोड़ रुपए का विशेष सहायता पैकेज दिया है, जिसमें श्री अमरनाथ यात्रा के मार्गों का सोलराइजेशन, कठुआ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क का ऑपरेशनलाइजेशन और साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप्स शामिल हैं। ये विकास योजनाएं यहाँ की जनता के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में परिसीमन हुआ है, जिससे यहाँ सीटों का बंटवारा हुआ है। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। परिसीमन का मतलब होता है सीटों की सीमाएं और संख्या को फिर से निर्धारित करना। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहली बार हो रहा है, जिसमें जम्मू क्षेत्र के लिए 6 नई सीटें और कश्मीर में 1 नई सीट बढ़ाई गई है। इससे अब जम्मू की सीटें 43 और कश्मीर की 47 हो गई हैं। इससे पहले कश्मीर की सीटें ज्यादा होने के कारण वहां से ही ज्यादातर मुख्यमंत्री चुने जाते थे, लेकिन अब जम्मू को भी बराबरी का मौका मिलेगा। इस परिसीमन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं, जो गुज्जर और बकरवाल समुदायों के लिए बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये नए आरक्षण और सीटों का बंटवारा जम्मू कश्मीर की सियासत का नक्शा बदलने में कामयाब होगा? हालांकि इस परिसीमन प्रक्रिया की आलोचना भी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि कश्मीर की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए वहाँ की सीटें भी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन परिसीमन आयोग ने बताया कि उन्होंने जनसंख्या के साथ साथ टोपोग्राफी, कम्युनिकेशन और सुविधा जैसे कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर सीटों का बंटवारा किया है। अब बात करते हैं कि इन बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच इस बार के चुनावी मुकाबले में कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी मैदान में हैं। इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और गांधी अब्दुल्ला परिवारों के बीच है। बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत की है। उनका एजेंडा विकास, आतंकवाद पर नियंत्रण और स्थिरता लाना है। बीजेपी का लक्ष्य है कि वह यहाँ पहली बार अपनी सरकार बनाए और स्थानीय राजनीति में स्थायी रूप
रूप से अपनी पकड़ बनाए रखे। दूसरी ओर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हमेशा से ही कश्मीर की स्वायत्तता और राज्य के विशेष दर्जे की वकालत करते आए हैं। कांग्रेस भी उनके साथ मिलकर राज्य में धारा 370 की पुनर्बहाली की मांग कर रही है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, जो कश्मीरियों के अधिकारों और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर जोर देती है। इन चुनावों में पीडीपी का फोकस भी बीजेपी को हराना है। जैसे जैसे राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों और गठबंधनों के साथ मैदान में उतर रहे हैं, जनता की असल समस्याएं और उनके उम्मीदें इन चुनावों के केंद्र में बनी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार के चुनाव को लेकर जनता की भावनाएं और मुद्दे जटिल और गहरे हैं। एक तरफ अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कई इलाकों में पहली बार बिजली पहुंची है और विकास की नई योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं। दूसरी ओर आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 2024 में अब तक आतंकवाद से जुड़े 82 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 42 लोग मारे गए हैं। इनमें 18 नागरिक, 20 सुरक्षा बल के जवान और 43 आतंकी शामिल हैं। ये हमले पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए थे, जिनका उद्देश्य केवल एक ही था, कश्मीर के लोगों को डराकर चुनावों में भाग लेने से रोकना। पाकिस्तान की रणनीति यह थी कि लोग अपने घरों से बाहर न निकलें और भारतीय लोकतंत्र पर उनका विश्वास कमजोर हो जाए। लेकिन क्या भारतीय जनता आतंकवाद के सामने झुकने वाली थी? बिल्कुल नहीं। हालांकि कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार इन समस्याओं से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएगी। G20 की बैठकों के जम्मू कश्मीर में आयोजित होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र की स्थिति में सुधार हुआ है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर भी बाकी भारतीय राज्यों की तरह ही हमारे देश का अभिन्न अंग है, लेकिन हमारे ही कुछ गद्दारों और पाकिस्तान की भारत में फैली हुई प्रॉक्सी ताकतों की वजह से यह क्षेत्र बुरे हालातों में चला गया। आज देखिए, पाकिस्तान खुद अपनी मौत मर रहा है। वहाँ के हालात इतने खराब हैं कि लोगों को खाने को आटा नहीं मिल रहा और युवाओं के लिए नौकरियां नहीं हैं। पाकिस्तान अब चीन का गुलाम बनकर रह गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब समय आ गया है कि भारत सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। हमें पूरा पीओके, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, वापस लेना चाहिए और सही समय आने पर चीनी कब्जे वाले कश्मीर और लद्दाख को भी वापस लेना चाहिए। पाकिस्तान की कुटिल चालें और उसकी कमजोर हालत इस बात का संकेत है कि हमें अपने पुराने क्षेत्रों को फिर से हासिल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय अहमियत पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये हमारे देश का हिस्सा है और रहेगा। जो कदम हमें उठाने चाहिए वे हमारे संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए होने चाहिए। भारत की ताकत और सामर्थ्य अब उस मुकाम पर है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं और जो हमारा है उसे वापस ले सकते हैं। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को यूएन में उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे ज्यादा समर्थन नहीं मिला। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने जम्मू कश्मीर के विकास पर मिले जुले रिएक्शंस दिए हैं। चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन यूएनएससी में भी इसे कोई खास समर्थन नहीं मिला। जी न्यूज के सर्वे के अनुसार 78% भारतीय पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते और 60% पाकिस्तानियों का मानना है कि इंडिया पर विश्वास करना मुश्किल है। पिछले 5 सालों में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी है। हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर ये भरोसा दिलाया है कि कश्मीर में शांति और सुरक्षा बनी रहे। चुनावों की घोषणा के बाद ग्लोबल मीडिया का ध्यान भी इस पर गया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो या अमेरिकन। सबने माना कि ये भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कश्मीरियों का उत्साह। लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड 51% वोटर टर्नआउट ने सबको चौंका दिया। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और आतंकवाद के डर के बावजूद अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पाकिस्तान के मंसूबों को धक्का तब लगा जब कश्मीर के लोगों ने बैलेट को बुलेट के ऊपर तवज्जो दी। पाकिस्तान की रणनीति थी कि कश्मीर के लोग सेपरेटिस्ट मानसिकता को प्राथमिकता देंगे और भारतीय लोकतंत्र से दूरी बनाए रखेंगे। लेकिन कश्मीरियों की समझदारी और भारतीय लोकतंत्र की ताकत ने इन धारणाओं को गलत साबित कर दिया। क्या ये एक संकेत है कि कश्मीर के लोग अब अपने मुद्दों का समाधान वोट के माध्यम से चाहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष ने दोनों देशों की जनता के बीच अविश्वास की खाई को गहरा
खड़ा कर दिया है। दोस्तों, इस बदलती वैश्विक स्थिति के बीच जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बार अनुच्छेद 370 के हटने के बाद होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने सेना और अर्धसैनिक बलों, जिसमें सीआरपीएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ आदि के हजारों जवानों को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। अगर ये चुनाव शांति से हो जाते हैं तो मोदी सरकार को इससे काफी लाभ मिल सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जम्मू कश्मीर के मुद्दे को और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकेगा। साथ ही यह पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की हार भी होगी और हमें अन्य देशों का समर्थन भी मिलेगा, क्योंकि इन चुनावों से हमने लोकतंत्र को और मजबूत किया है। तो दोस्तों, ये था जम्मू कश्मीर के चुनावों का विस्तृत विश्लेषण। अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रहे ये चुनाव जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा देने की ओर पहला कदम है। ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि उन सभी आतंकवादियों और बाहरी शक्तियों के लिए एक करारा जवाब है जो भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इन चुनावों के पीछे हमारे जवानों की कुर्बानियां हैं, जिन्होंने आतंकवाद का डटकर सामना किया और कश्मीर में शांति लाने में लगे हैं। इन्हीं बहादुर जवानों की वजह से आज चुनाव संभव हो पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह बदलाव वाकई विकास, शांति और स्थिरता लाएगा? हमें उम्मीद है कि इस शांति का लाभ उठाकर कश्मीरी पंडित भी जल्द ही अपने घर लौटेंगे और जम्मू कश्मीर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आने वाला एक महीना, विशेषकर सितंबर तक, बेहद महत्वपूर्ण होगा। चुनाव नतीजे क्या संदेश देंगे? क्या यह नए जम्मू कश्मीर की शुरुआत होगी या फिर पुराने मुद्दे बरकरार रहेंगे? ये सवाल वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किसे अगला मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।